दोस्तों, फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। तो हमारी ये स्टैटिक जीके की क्लास है जिसमें आपका सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो स्टैटिक जीके की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न 1954। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भारत रत्न 1954 में, यानी कि भारत रत्न की स्टार्टिंग 1954 से होती है और 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें पहले थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले व्यक्ति थे और दूसरे थे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी और तीसरे बंदे थे हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 से हुई है। ठीक है, तो हम तीनों व्यक्तियों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो 1954 में जब भारत रत्न दिया गया था, सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वे व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखना भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, जो कि 1952 से 1962 में 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, 1952 से 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। ठीक है, और फिर ये भारत के राष्ट्रपति बने 1962 के बाद। अपना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म करने के बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने और ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखना भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब उन्होंने 1962 में अपना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त कर दिया, उसके बाद ये बने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के तौर पर ये 1962 से 1967 तक इन्होंने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। ठीक है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और द्वितीय राष्ट्रपति हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। 1950 से 1962 तक कार्यकाल रहा था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एज ए राष्ट्रपति। ठीक है, तो 1962 के बाद राष्ट्रपति कौन बने थे? 1962 के बाद राष्ट्रपति बने थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना केवल एक अच्छे राजनेता थे बल्कि एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे शिक्षक थे और दार्शनिक थे। ठीक है, समाज सेवी थे, इसीलिए इन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म है वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और ये एक अच्छे बेहतरीन शिक्षक थे, इसीलिए इनकी जन्मदिन पर 5 सितंबर को ही हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, इसलिए हमने इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इनके जन्मदिन यानी कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। यदि हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस
5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, 5 अक्टूबर को एक दिवस और मनाते हैं, वो हमारा विश्व परिवेश दिवस। ठीक, विश्व परिवेश दिवस भी हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 5 अक्टूबर से 2 दिन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो हमारा विश्व शिक्षक दिवस, दूसरा है विश्व परिवेश दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस और विश्व परिवेश दिवस दोनों ही 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2019 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट रखता है और पूछा भी जा सकता है कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2019 की थीम क्या थी। यानी कि 2019 में जब 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया गया था तो उस समय इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, ये इसकी थीम थी 2019 के विश्व शिक्षक दिवस की। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2019 की थीम थी यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमने 2 चीज सीख ली कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो भारत रत्न जो 1954 में दिए गए थे वो 3 लोगों को दिए गए थे। पहले थे जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हमने देख लिया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। अब देखते हैं चक्रवर्ती राजागोपालाचारी से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि चक्रवर्ती राजागोपालाचारी को भारत रत्न कब मिला? तो याद रखना 1954 में मिला था चक्रवर्ती राजागोपालाचारी को भारत रत्न। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, ठीक है, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इस चीज को याद रखना, भारतीय, तो भारतीय जो शब्द लग रहा है ना, इस चीज को जरूर याद रखना कि स्वतंत्र भारत के थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? हमारे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? हमारे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसमें भारतीय टर्म नहीं दे रखा है। ठीक है, इसमें भारतीय नहीं है, कोई भी हो सकता है, जो फर्स्ट था, जो पहला बना था वो व्यक्ति। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन भारतीय अगर पूछे तो भारतीय में कौन थे? हमारे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है, तो हमने भारत रत्न 1954 में जिन 3 लोगों को दिया गया था उनमें से 2 डिस्कस कर लिया है, 2 के बारे में कि उनको कैसे कैसे दिया था और उनसे क्या क्या हमारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन बनते हैं वो हम सब ने देख लिए। जो तीसरे जो व्यक्ति थे 1954 में जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थे हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे जो कि भारत रत्न 1954 में इन्हें मिला था। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा फिजिक्स में जाना पड़ेगा। आपके मैं जो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा बेसिक, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा जो आपको नहीं समझ में आएगी, तो मैं बेसिक आइडिया बताऊंगा फिजिक्स के बारे में जो आपको समझ आएगा, जिसका सीधा सीधा लिंक है हमारे रमन से। ठीक है, तो फिजिक्स में सीधा कनेक्शन है हमारा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का फिजिक्स से। और फिजिक्स में एक चैप्टर आता है ऑप्टिक्स, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स के बारे में, दूसरा पढ़ते हैं हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में एक टॉपिक होता है हमारा स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश के प्रकीर्ण से मतलब है कि ये हमारा कोई पार्टिकल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई डस्ट पार्टिकल, एनीथिंग, कोई भी पार्टिकल्स है और यहाँ से हमारी कोई लाइट वेव आई और इससे टकराई। इससे टकराने के बाद ये जो स्कैटर हो गई, स्कैटर होने का मतलब क्या? फैल गई, बिखर गई। ठीक है, अपने दाएं बाएं, बैक साइड, फॉरवर्ड साइड, जितनी भी साइड है वो सब चेंज हो गई। कहने का मतलब है कि जो लाइट हमारी एक प्रकार की एनर्जी है, आप इससे खूब अच्छी तरह से रूबरू हो, तो हमारी जो लाइट एनर्जी आई वो इस पार्टिकल ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इस पार्टिकल ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद सभी डायरेक्शन में बिखेर दिया यानी कि फैला दिया।
इस चीज को बोलते हैं हम स्कैटरिंग, यानी कि लाइट का स्कैटरिंग, यानी कि प्रकाश का बिखेरना या फैलना, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगर ये पार्टिकल इस एनर्जी को स्कैटर ना करके सीधे पास हो जाने देता, ठीक है, इस लाइट को सीधे पास हो जाने देता, स्कैटर ना करता, तो हम इसे बोलते हैं नो स्कैटरिंग। ठीक है, तो नो स्कैटरिंग वाले भी कुछ केस होते हैं और कुछ केस स्कैटरिंग वाले भी होते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग के 4 चीजों से हम पढ़ते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग मान लो, या फिर इनके जो फैक्टर हैं 4 हैं। एक तो रियले और मी, टिंडल और रमन। और इसका जो सीधा इफेक्ट है हमारा वो रमन प्रभाव से है, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो हम आपको रमन इफेक्ट के बारे में बताएंगे, स्कैटरिंग का जो रिलेटेड है रमन इफेक्ट उसके बारे में बताएंगे, या फिर कह लो स्कैटरिंग का जो टाइप है हमारा रमन, उसके बारे में हम बताएंगे। तो डिस्कस करते हैं रमन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्कैटरिंग से संबंधित रमन प्रभाव दिया था। ठीक है, जो इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था यह एक अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण था, प्रकाश के एक अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण था। अप्रत्यास्थ को बोलते हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब है जैसे कि मैंने कोई स्प्रिंग ली, उस पर फोर्स लगाया, अगर मैंने स्प्रिंग ली उस पर फोर्स लगाया और उसे मैं फोर्स हटाने के बाद अगर वो स्प्रिंग अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आती है तो इसे बोलते हैं हम इनइलास्टिक। जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है हमारी, मैंने इस पर कोई फोर्स लगा के इसे मैंने खींचने के बाद ये स्प्रिंग इस तरह से हो गई। अगर मैं फोर्स हटा दूं, अगर ये अपनी इस वाली अवस्था में नहीं आती है जो इसकी पुरानी थी, उसे रीगेन नहीं करती है, तो हमारी किसका उदाहरण हो जाएगी, इनइलास्टिक, यानी कि अप्रत्यास्थ। अगर ये अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेती है, यानी कि इतनी इसकी जो शेप थी, जिसकी लेंथ थी और उतनी ही रहती है अगर फोर्स हटाने के बाद, इसे बोलते हैं हम इलास्टिक, यानी कि प्रत्यास्थ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, हमने कोई बॉल ली, ठीक है, बॉल को मैंने दीवार पे ऐसे मारा, बॉल को जब मैंने दीवार पे मारा, अगर बॉल उतनी ही वेलोसिटी से वापस आई तो ये इलास्टिक है। अगर उसकी वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन होता है तो वो इनइलास्टिक है, यानी कि अप्रत्यास्थ है। ठीक है, तो हमारा जो रमन इफेक्ट है वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग का उदाहरण है। ठीक है, इसमें होता है क्या है रमन इफेक्ट में, जैसे कि कोई हमारी लाइट चली और किसी डस्ट पार्टिकल से टकराई। ठीक है, मान लो और भी कोई डस्ट पार्टिकल है यहाँ पर एनवायरमेंट में, ठीक है, किसी डस्ट पार्टिकल से टकराई, और ये डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद और ये जो है वाइब्रेशन के कारण, ठीक है, वाइब्रेशन के कारण इसने अपना फ्रिक्वेंसी चेंज कर ली, जिस फ्रिक्वेंसी तैयारी थी उस फ्रिक्वेंसी को इसने चेंज कर लिया। ठीक है, इसने अपनी एनर्जी चेंज कर ली और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया। मान लो ये ब्लू कलर की आ रही थी जो हमारी लाइट थी, अब ये कैसी हो गई, रेड हो गई। ठीक है, किस कलर की हो गई, रेड हो गई। तो इसने जो भी चीजें चेंज कर रही है इसी को बोलते हैं हम रमन इफेक्ट। यानी कि अगर ये लाइट इन चीजों को अगर चेंज नहीं करती तो ठीक है, तो यहाँ पर रमन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये पार्टिकल से टकराने के बाद इस पार्टिकल ने लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया और इसको स्कैटर कर दिया, यानी कि इसको फैला दिया। ठीक है, और इस वेव ने जो है अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लिया, दैट इज रमन इफेक्ट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज कर ली, तो उसने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी से आ रही थी उतनी उससे अधिक भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो घटती ही है। ठीक है, डिक्रीज ही होती है। मैक्सिमम चांस है फ्रीक्वेंसी के घटने के, यानी कि मैक्सिमम तौर पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो घटती है, बढ़ती बहुत कम है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारी लाइट है वो क्या चेंज कर लेगी, अपनी एनर्जी चेंज कर लेगी। ठीक है, उसकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा, या जिस एनर्जी से आ रही थी और जहाँ पर उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उसकी एनर्जी में चेंजेस हो जाएंगे। तीसरी चीज वो कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो वेव हमारे ब्लू कलर की आ रही थी अब वो स्कैटरिंग के बाद किस कलर की हो गई, रेड कलर की हो गई, तो उसकी जो है कलर में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रमन इफेक्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा प्रकाशन फ्रीक्वेंसी पे भी डाल लेते हैं कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बेसिकली फिजिक्स के टॉपिक है, लेकिन आए तो हम इन्हें कवर करेंगे जरूर। स्टैटिक जीके में ये नहीं कहता कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेती है और हम उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके को, चाहे वो करंट का हो, फिजिक्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो, जो भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टॉपिक से हम उसे जरूर करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसे बोलते हैं हम आवृत्ति। ठीक है, हिंदी में इसे आवृत्ति कहा जाता है और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, जिसे हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, यूनिट हर्ट्ज होती है जिसे हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन, यानी कि कोई वेव हमारे एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन जनरेट कर रही है, या कह लें हम दूसरी भाषा में कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, बात एक ही है कि
एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं या एक सेकंड में कितने वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं या एक सेकंड में कितने वाइब्रेट हो रही है, या फिर हम तीसरी भाषा में बोले हैं कि एक सेकंड में कितनी वेव निकल गई। ये तीनों ही मतलब होते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी के। मान लीजिए ये कोई वेव है, इस तरह से जनरेट हो रही है, तो पहला मतलब यही है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर एक सेकंड में कितनी वाइब्रेट हो रही है, या फिर एक सेकंड में कितनी हमारी वेव निकल गई, या फिर एक सेकंड में कितनी वेव निकल गई। ये मतलब होता है हमारा फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, तो अब जान लेते हैं थोड़ा एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी को हम हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी को हम ऊर्जा बोलते हैं। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, एसआई और एफकेएस मात्रक इसका कौन है, जूल है। अगर ऊर्जा का विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र ml² T-2 होता है। ठीक है, ml² T-2 होता है। यदि आपको विमीय सूत्र नहीं निकालने आते हैं, हमारी फिजिक्स की क्लास पढ़ाना है सर, असलम सर ले रहे हैं फिजिक्स की क्लास, तो आप उनसे बोलिए, वो आपको विमीय सूत्र निकालना सिखाएंगे। तो आप उनकी वीडियो पर कमेंट कर देना कि सर हमें विमीय सूत्र निकालना सिखाइए। ठीक है, तो विमीय सूत्र होता है ml² T-2। और राशि कैसी है हमारी, ये अदिश राशि है। ठीक है, कैसी, किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। एक इसमें संबंध होता है, इसके एसआई मात्रक और इसके सीजीएस मात्रक में संबंध होता है, यानी कि इसका जो एसआई मात्रक है जूल और इसका जो सीजीएस मात्रक है अर्ग, उसमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन इस प्रकार है कि जो एक जूल होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, यानी कि एक जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना। ये रिलेशन सीधे ही डायरेक्ट ही क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, या फिर अर्ग और जूल में क्या संबंध है। ठीक है, तो रमन इफेक्ट में जो तीन चीजें चेंज हो रही थी, एक फ्रिक्वेंसी, दूसरी एनर्जी और तीसरी कलर, यानी कि वेव अपनी तीन चीजों को चेंज कर रही थी। एक तो फ्रिक्वेंसी घट बढ़ सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांस रहते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी घटेगी ही। ठीक है, दूसरी चीज अपनी एनर्जी चेंज हो रही थी, और तीसरी चीज उसका कलर चेंज हो रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं रमन इफेक्ट के बारे में। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने जो रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके बारे में हमने देखा कि क्या होता है रमन प्रभाव और कैसे कैसे वर्क करता है, इसकी खोज उन्होंने 28 फरवरी 1928 को कर दी थी। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को कर दी थी, और तभी से हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव खोज की घोषणा कर दी थी। ठीक है, और रमन प्रभाव खोज के लिए इन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इनकी खोज 28 फरवरी 1928 को कर दी थी, और 28 फरवरी से हम मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, इसीलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम थी, वो थीम याद रखना करंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो थीम इस प्रकार थी कि वुमेन इन साइंस। ठीक है, वुमेन इन साइंस, ये थीम थी हमारे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर विश्व विज्ञान दिवस हम किस दिन मनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रकाशन हम विश्व विज्ञान दिवस पर भी डाल लेते हैं। तो विश्व विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम 10 नवंबर को। शांति और विकास के लिए हम जो विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखना, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हम 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। विश्व विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करने की जो स्थापना 2001 में हुई थी, और वो किसने की थी, हमारे यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को ने इसकी स्थापना करी 2001 में कि हम 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस सेलिब्रेट क्या करेंगे। और ये पहली बार विश्व विज्ञान दिवस 2002 में सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मनाया गया। 2002 में पहली बार ये हमारा विश्व विज्ञान दिवस बनाया गया था। और इस बार 2019 में जो विश्व विज्ञान दिवस की थीम थी, वो थीम थी ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, क्या थी 2019 में विश्व विज्ञान दिवस की थीम, और थीम थी ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। ये थीम थी हमारी 2019 में। तो विश्व विज्ञान दिवस हम 10 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 2001 में यूनेस्को ने की थी। और विश्व विज्ञान दिवस सबसे पहली बार 2002 में मनाया गया था, और 2019 में इसकी जो थीम थी वो थी ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो विश्व विज्ञान दिवस से आपको इतना याद रखना है। थोड़ा सा प्रकाशन हम यूनेस्को पर भी डाल लेते हैं, यूनेस्को के बारे में। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यूनेस्को की जो स्थापना है
वो 4 नवंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस के बारे में आप 3 क्वेश्चन जरूर याद रखना जब भी फ्रांस का नाम आए। पहली चीज, फ्रांस किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में हमारा फ्रांस है। जो फ्रांस कंट्री है वो किस महाद्वीप में पड़ती है? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, दूसरी चीज, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां पर हमारा यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, और अगर पूछे करेंसी क्या है फ्रांस की, तो फ्रांस की करेंसी है फ्रैंक। फ्रैंक हमारी फ्रांस की करेंसी है। लेकिन फ्रांस जो है अब यूरो संगठन में जुड़ चुका है, तो इसने भी अपनी करेंसी को क्या अपना रखी है? यूरो। तो ये यूरो संगठन से जुड़ चुका है, इसलिए इसने अपनी करेंसी यूरो अपना रखी है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है यूनेस्को को, वो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में सभी विश्व भर लेवल पर काम करता है। यानी कि सभी देशों को एकजुट होकर मनोनीत करता है कि आप शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में सभी एकजुट होकर कार्य करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 को कर दी थी। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब वो पता है कि 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला है, और 1928 में इन्होंने खोज कर दी। उसके 2 साल बाद यानी कि 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। फिजिक्स में अब तक इंडिया को 2 ही नोबेल प्राइज मिले हैं, और 2 नोबेल प्राइज इस प्रकार हैं। पहला तो मिला हमारे सीवी रमन को, यानी कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को, जो कि 1930 में मिला था, जिनके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। और दूसरे थे हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दोनों ही चंद्रशेखर हैं, एक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, दूसरे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में मिला था चंद्रशेखर लिमिट के लिए। चंद्रशेखर सीमा जो उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी, उसके लिए इन्होंने 1983 में मिला था, और इन्हें 1930 में मिला था सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो इंडिया के पास फिजिक्स में 2 ही नोबेल प्राइज है, एक सीवी रमन जी का और दूसरे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का। ठीक है, जो करंट में नोबेल प्राइज दिए गए हैं फिजिक्स में, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। तो हमें पता है कि नोबेल प्राइज हमारे 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, यानी कि हर साल 10 दिसंबर को हमें नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं, यानी कि नोबेल प्राइज हमारे दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, जैसे ही 10 दिसंबर तुम्हारे माइंड में आए या कहीं भी तुम्हें 10 दिसंबर लिखा हुआ दिखाई दे, तो या तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि 10 दिसंबर को बनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, याद रखना 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, और नोबेल प्राइज भी हमारे 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो टोटल 6 फील्ड हैं जिनमें हमें नोबेल प्राइज मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है हमें नोबेल प्राइज। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में। तो हमें इस प्रकार से टोटल 6 नोबेल प्राइज मिलते हैं, यानी कि 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एक, दूसरा भौतिक के क्षेत्र में, तीसरा रसायन के क्षेत्र में, चौथा साहित्य के क्षेत्र में, 5वां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और छठा है शांति के क्षेत्र में। यानी कि इन 6 फील्ड में हमें नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। ये नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिए जा रहे हैं, लेकिन ये 6 नोबेल प्राइज एक जगह नहीं दिए जाते। ठीक है, ये नोबेल प्राइज 2 अलग अलग स्थानों पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा नोबेल प्राइज कहाँ पर दिया जाता है। तो 2 स्थान पे दिए जाते हैं। एक तो दिए जाते हैं हमारे स्टॉकहोम स्वीडन में, यानी कि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और कुछ दिए जाते हैं हमें ओस्लो, यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, यानी कि एक दिए जाते हैं हमें स्टॉकहोम, यानी कि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में हमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, स्वीडन का नाम आया तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्वीडन हमारे यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है, जहाँ पर हमें नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं, और मुद्रा क्या है इसकी? क्रोना। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, और मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है इसकी? क्रोना। वही हम नॉर्वे के बारे में जाने। नॉर्वे भी हमारे यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी ओस्लो है, जहाँ पर भी हमें नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं, और जिसकी मुद्रा क्या है? क्रोन। इनकी दोनों की मुद्रा में बहुत माइनर सा इफेक्ट है। इसकी जो करेंसी है क्रोना है, इसकी जो करेंसी है क्रोन है। ठीक है, सिर्फ आ के डंडा का डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना। तो हमें स्वीडन में कौन कौन से नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, और ओस्लो में कौन कौन से नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, हमें 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, स्वीडन में हमें 5 नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, एक चिकित्सा का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, और इकोनॉमिक्स में। ये 5 जो नोबेल प्राइज हैं हमें ये स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। याद रखना, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये 5 नोबेल प्राइज हमें कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडन में। ठीक
ठीक है। स्वीडन में हमें 5 नोबेल प्राइज मिलते हैं, चिकित्सा का, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र का। ये 5 नोबेल प्राइज हमें स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दिए जाते। इस प्रकार स्वीडन में हमें 5 नोबेल प्राइज मिलते हैं, चिकित्सा का, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र का। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी हमें स्वीडन में मिलता है, भौतिकी का नोबेल प्राइज भी हमें स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में मिलता है, रसायन का नोबेल प्राइज भी हमें स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में मिलता है, साहित्य का नोबेल प्राइज भी हमें स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में मिलता है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी हमें स्वीडन यानी कि स्टॉकहोम में मिलता है। ठीक है, जबकि ओस्लो में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो शांति के लिए जाता है। शांति के फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिलता है वो ओस्लो में मिलता है। ठीक है, ओस्लो यानी कि नॉर्वे में हमें दिया जाता है। तो अब हम फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कस करते हैं कि करंटली फिजिक्स के नोबेल प्राइज किस खोज के लिए दिए गए और किन्हें किन्हें दिए गए हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज अब जानते हैं हम फिजिक्स में नोबेल प्राइज इस समय किसे किन्हें दिया गया था, यानी 10 दिसंबर जो नोबेल प्राइज दिए गए थे वो फिजिक्स में किन्हें किन्हें दिए गए थे। ठीक है, तो किस खोज के लिए दिए गए थे। जो फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किस खोज के लिए दिया गया है, तो वो खोज थी सोलर टाइप स्टार का चक्कर लगाने वाले बाह्य की खोज, यानी कि एक बाह्य की खोज की है जो सोलर टाइप स्टार का चक्कर लगाता है। ठीक है, कोई बाह्य ग्रह की खोज की गई है जो सोलर टाइप स्टार का चक्कर लगाता है। तो उस ग्रह की खोज करने के लिए 3 लोगों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। वो 3 लोग कौन है आइए जानते हैं, जिसमें पहले हैं जेम्स पीबल्स। ठीक है, जेम्स पीबल्स हैं और जो कि कनाडाई मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, कनाडाई मूल के अमेरिकी हैं। और दूसरे हमारे सिसेल मेयर। ठीक है, सिसेल मेयर हैं जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। और तीसरे हैं हमारे डिडियर क्लेवलोज। ठीक है, डिडियर क्लेवलोज हैं हमारे तीसरे जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका हमारा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और जिसकी करेंसी या मुद्रा डॉलर है। ठीक है, वहीं स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड हमारे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बर्न और मुद्रा फ्रैंक है। ठीक है, और डिडियर क्लेवलोज भी स्विट्जरलैंड से। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह शेयर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।